तो काइनेमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं जेई मेन के क्वेश्चंस 2022 और 23 में पूछे हुए। ये पहला क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m is thrown vertically upward, another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with vertical, both the balls stay in air for the same period of time, the ratio of heights attained by the two balls respectively is 1 by x, the value of x is। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली यह है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। यदि दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट्स बराबर हैं, पीरियड ऑफ टाइम बराबर है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं दोनों की वो सेम है या इक्वल है। और यदि वर्टिकल कंपोनेंट्स, प्रोजेक्टाइल वाले का वर्टिकल कंपोनेंट और एक को तो सीधे ऊपर फेंका हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटीज यदि बराबर हैं तो हाइट्स भी सेम होंगी, यानी 1/x होगा 1, और इसलिए x आ जाएगा 1 के बराबर। तो कुछ सेकेंड्स में आप आंसर कर सकते हैं यदि ये प्रॉपर्टी आपको पता हो। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। दो बॉल्स की बात हुई है, बॉल 1 को इस तरह से ऊपर फेंका है, मान लो इसकी वेलोसिटी है u1, तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर वापस लौटेगी। तो टाइम कितना लगेगा इस बॉल को ऊपर जाकर वापस लौटने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो होगा 2u1/g। और हाइट कितनी अटेन करेगी ये ऑब्जेक्ट या ये पार्टिकल, उसको h1 बोल देते हैं। तो h1 कितना होगा, तो वो भी फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होगा u1² / 2g। काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा के, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये t1 h1 इसके लिए। और दूसरा जो पार्टिकल है उसको हमने मान लो u2 से फेंका है, पर वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का पार्टिकल 2 के लिए, ये हो जाएगा u2 cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट होगा u1 sin थीटा। पर जब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी मोशन तो इस तरह की होगी पैराबोलिक, पर जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए फाइंड करेंगे, जिसको मैं t2 लिख रहा हूं, तो वो कितना होगा, तो वो इसी वेलोसिटी से आता है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। हमको मालूम है 2 वो होता है u(y/g), तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, वो है 2u2 cos थीटा अपॉन g। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो वो होगी uy² अपॉन 2g, वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट उसका स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये क्या बनेगा, y में कंपोनेंट है u2 cos थीटा, यानी बनेगा u2² cos² थीटा अपॉन 2g। अब इतना सब वहां कर नहीं सकते थे, प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए हमको। तो अब क्या बोला था, यहाँ दो पार्टिकल्स हैं। अब मास का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये m और 2m जो दिए इनको आप भूल जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे बोला है कि दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम तक एयर में स्टे करते हैं, मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स t1 t2 के बराबर है, यानी u1 और प्रोजेक्टाइल वाले की y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये बराबर है। यदि टाइम ऑफ फ्लाइट्स दोनों के इक्वल हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट्स यदि इक्वल हैं तो मैक्सिमम हाइट्स भी बराबर होंगी, क्योंकि h1 h2 में भी ये आता है, 2g तो दोनों में कॉमन है, ये आते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो भी 1 हो जाएगा। तो लॉजिक लगाकर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला जा रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग from a height 7 j cap centimeter in a plane keeping z coordinate constant. At any instant of time, its position along the x and y direction are defined as 3t and 5t cube respectively at t equals to 1 second. Acceleration of the particle will be। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर लिखें इसका। पोजीशन वेक्टर जब इंस्टेंट है 0, तो हाइट है 7z कैप, और x और y ये दिए हुए हैं एज फंक्शन ऑफ t, तो 3t i कैप और 5t क्यूब j कैप प्लस 7z कैप। तो ये आ गया हमारे पास में r, पोजीशन वेक्टर। और अब इसको डिफरेंशिएट करने से
वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो ये बन गया 3i। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t² मतलब 15t² जे कैप, और ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, जीरो हो जाएगा वो। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा? ये जीरो, और ये कितना होगा? 30t जे कैप ऐसा होगा। और हमसे पूछा एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, तो 1 डालने पर ये आता है 30, और जे कैप बता रहा है कि वो वाई डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 वाई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise will be k by 5 meter. The value of k is use g equals to 9.8 meter per second square. तो ये मान लिया मैंने टार स्टार के टॉप से एक बॉल को ऊपर फेंका है। किस वेलोसिटी से? 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। इसकी मोशन किस तरह की होगी? ये बॉल पहले ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, और फिर नीचे गिरेगी, और फिर ग्राउंड तक रीच करेगी। टोटल टाइम ये जो हमको दिया हुआ है ये है 6 सेकेंड। तो हम इस मोशन को करते हैं ब्रेक। पहले बात करते हैं कि टॉप ऑफ टावर से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगता है। तो यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल इज 19.6, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है इसको हमने, अपवर्ड डायरेक्शन को 19.6, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा 9.8 इंटू टी। तो टी कितना निकल गया? टी हो गया 2 सेकेंड। यानी टॉप ऑफ टावर से मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में उसको लगता है 2 सेकेंड। यानी ये बची हुई जो मोशन है मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 4 सेकेंड। और हमसे यही पूछा हुआ है ए और ये सी, यानी ए सी हमसे पूछा है। मान लेते हैं यह है एच, और अब लगा देते हैं हम एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अगली मोशन के लिए फ्रॉम ए टू सी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। एच हमको फाइंड करना है, यू कितना होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो ये टर्म तो खत्म हो गई। हाफ यहाँ लेंगे जी पॉजिटिव 9.8 इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब 16, और ये हमको दे रखा है k बाय 5। ये हमको k अपॉन 5 दे रखा है, और हमसे k की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 इंटू 5 इज 80, 80 40, और ये डेसिमल भी हटा देते हैं तो 98 इंटू 4 ये इसका आंसर होगा। तो कैरी ओवर हुआ है 3, 36 और 3 39, 392 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी अप्रोच से करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। एनसीसी परेड 9 किलोमीटर पर आवर, और आप देख रहे हैं ऑप्शंस या जी की वैल्यू ये एसआई यूनिट्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करना पड़ता है? किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/80 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हुआ? 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड से परेड हो रही है। अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, a cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is। तो ये पता कर लेते हैं उस मैंगो को नीचे गिरने में समय कितना लगेगा। तो उसका भी आपको फॉर्मूला पता है, टी बराबर √2h अपॉन जी, इतना समय लगेगा। तो कितना होगा वो? हाइट कितनी है? 19.6, 19.6 अपॉन जी, जी 9.8, तो ये आंसर निकल गया 2 सेकेंड। मतलब उस आम को गिरने में 2 सेकेंड लगेगा। तो इसको कितना पीछे होना पड़ेगा? ऐसा मान लेते हैं वो जब मैंगो ट्री के ऊपर है तब कैडेट कहीं पीछे है, और वो चलकर जब तक पेड़ के पास आता है या उसके नीचे आता है तो मैंगो ट्री से ग्राउंड तक आता है।
तो बस उल्टा काम कर देना है, इसको पीछे कर दो कैडेट को, 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और पहले कितनी दूर है वो ये पता करने के लिए वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5 मीटर के बराबर। तो बस थोड़ा सा सोचेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला पता हो, ये कन्वर्शन पता हो, तो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं आप। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। जगलर थ्रोज balls vertically upwards with same initial velocity in air. When the first ball reaches its maximum position, he throws the next ball. Assuming the juggler throws n balls per second, the maximum height the balls can reach is. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। इसका आंसर है g/2n²। एक जगलर है जो सेम इनिशियल वेलोसिटी से कुछ बॉल्स को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, और जब पहली बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है वो नेक्स्ट बॉल को फेंकता है। और किस रेट से वो फेंक रहा है बॉलों को? n बॉल्स पर सेकंड, मतलब ये दे रखी है हमको फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में n बॉल्स वो ऊपर फेंकता है। हमको बताना क्या है? द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच इज। तो पहली स्टेप में तो हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं बॉल्स की इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम मान लेते हैं कि वो बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है विद वेलोसिटी u। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में किसी बॉल को कितना टाइम लगेगा, उसके लिए यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी उसकी हर बॉल की 0, इनिशियल इज 0, तो u ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, यानी एक्सेलरेशन होगा -g इंटू टी, यानी हर बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगता है? समय लगता है u/g हर बॉल को, क्योंकि सेम इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है, तो u/g टाइम लगेगा। ये आपको डायरेक्टली भी हो सकता है याद हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि u/g सेकंड में, u/g सेकंड में, क्योंकि एक बॉल के फेंकने का ये टाइम है, u/g सेकंड में एक बॉल फेंकी जाती है। एक बॉल यदि फेंकी जाती है तो एक सेकंड में कितनी बॉल्स फेंकी गई? वो एक सेकंड में ये हो जाएगा 1/u/g, यानी g/u। एक सेकंड में g/u बॉल्स फेंकी गई, और यही हमको दिया हुआ है, यही हमको दिया है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको कितनी है? n। तो g/u है n, यही है वो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से बॉल्स फेंकी जा रही हैं वो कितनी है? g/n। तो ये आ गई वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, g/n। मैं फिर से बोलता हूं एक बार, कुछ बॉल्स को एक जगलर ऊपर फेंक रहा है विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, और जब पहली बॉल मैक्सिमम हाइट पर होती है वो नेक्स्ट बॉल को फेंकता है, और बॉल को फेंकने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है n बॉल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में n बॉल्स। हमको बताना है मैक्सिमम हाइट हर बॉल जो रीच करती है। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया? हमने निकाला कि किसी भी बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगता है, तो ये यूज किया। v 0 होगा, u -gt, t आया u/g, यानी u/g सेकंड लगते हैं एक बॉल के लिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो एक सेकंड में कितनी बॉल्स ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो एक सेकंड में कितनी बॉल्स? g/u, और g/u ही दिया है हमको n, तो u हो गया g/n। और अब निकालना है फाइनली हमको हर बॉल की मैक्सिमम हाइट। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? v² इक्वल्स टू u² प्लस -2as, ये लगा देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए v तो 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये निकाल रखी है हमने, कितनी है वो? g²/n² -2gh, ये निकालना है हमको h। तो इनको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि इधर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? h बराबर h इक्वल्स टू हो जाएगा g² अपॉन 2gn²। तो एक g कैंसिल आउट होकर यही आंसर होगा, g/2n²। तो दूसरे भी सवाल यदि इतना याद रखा तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं। वो आपने सुनी होगी, कुछ नल से कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं, फॉलिंग ड्रॉप्स वाला एक क्वेश्चन होता है, उसमें भी ये आपको नॉलेज मदद करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्या बोल रहे हैं? अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2. ये भी फिर से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। तो हमसे बोला है कि एक बॉल को रिलीज किया है फ्रॉम हाइट h, किसी बॉल को h हाइट से रिलीज किया। ये मान लेते हैं हाइट है h, ये ग्राउंड। तो h हाइट से किसी बॉल को रिलीज किया और क्या बोला है? फर्स्ट हाफ उसको डिस्टेंस मूव करने में या गिरने में टाइम लगता है t1 और नेक्स्ट हाफ टाइम लगता है t2। मतलब ये बॉल जब आधी हाइट तक आती है h/2 तक, टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है t1 और अगला h/2 कवर करने में टाइम लगता है t2। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं पहले इस फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ। पहले हाफ में कितना चलना है उसको? h/2, h/2 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव। तो h/2 उसने कवर किया और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि बोला हमसे कि रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, यानी u तो होगा जीरो, u वाली टर्म खत्म, हाफ जी t1 स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगा, पहली इक्वेशन। और अब क्या करेंगे? अब पूरे मोशन की मैं बात कर लेता हूं, यहां से यहां तक, साइड से ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? t1 प्लस t2। और फिर से वही इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दी। तो डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू ut वाली टर्म फिर कैंसिल नहीं आएगी, मतलब जीरो होगा। और यहाँ क्या आएगा? t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। अब ये नहीं भूलें कि हमको तो रेशो चाहिए t1 t2 का, उसके लिए अब हमको लड़ना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड करते हैं। अब तो आप शायद कर लेंगे। h/2 अपॉन h, तो इधर आएगा 1/2, 1/2 इक्वल्स टू, इधर हाफ जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मिला हमको t1 स्क्वायर और नीचे क्या होगा? नीचे होगा t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर, ऐसा मिला। और अब t1 बाई t2 चाहिए है। t1 बाई t2 यदि चाहिए है तो इसको नीचे ले जाते हैं। 1/2 इज इक्वल टू क्या चाहिए? t1 t2 में रिलेशन चाहिए। ओके, तो इसको नीचे ले जाएं तो यहाँ क्या होगा? इस t1 को यदि इसके नीचे लिख देंगे तो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा t2 अपॉन t1 होल स्क्वायर। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2। तो 1 प्लस t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस रूट टू। तो फिर इसको यहीं रहने दें, 1 को उधर ले जाते हैं। तो क्या बना फिर? t2 बाई t1, t2 बाई t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसको ट्रांसपोज किया है तो प्लस माइनस रूट टू माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से माइनस वाला, क्योंकि टाइम माइनस होता नहीं है, माइनस वाला ये एक जो फैक्टर होगा वो छोड़ देंगे। तो t2 बराबर फैक्टर नहीं, क्या बोलेंगे उसको? अब वो जो भी कुछ बोलेंगे, माइनस वाला जो वैल्यू है उसको छोड़ देते हैं, प्लस वाली वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 इंटू t1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है मुझको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फिर से ये जो मेथड है इसको आपने ध्यान से देख लिया होगा, इसी मेथड से करना, किसी और मेथड से किया तो फंस सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट it reaches a maximum height h. Find the ratio of times in which it is at a height h by 3 while going up and coming down respectively. तो एक बॉल को फेंका है ऊपर और वो रीच करती है h हाइट तक, और ऐसा बोला है कि जब
h/3 पर होती है वो ड्यूरिंग इट्स मोशन। मान लो यहाँ है, ये हाइट तो दे रखी है हमको h, और जब वो h/3 हाइट पर होती है तो ऊपर जाते समय और लौटते समय जो टाइम होते हैं, मतलब इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, मान लो ऊपर जाते समय उसका टाइम है t1, और लौटते समय ऊपर जाएगी और लौटेगी तब टाइम है t2, और जब उसे फेंका है उस इंस्टेंट को मान लिया हमने जीरो। अब t1 t2 में से लार्जर कौन होगा? t2 लार्जर होगा, t1 इज लेसर देन t2। और किस वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर फेंका ये हमको नहीं पता, तो पहले ये वेलोसिटी निकालते हैं कि किस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका है। u इन टर्म्स ऑफ h फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं लगा देता हूँ ये इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, ये होगा u स्क्वायर माइनस 2g। माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन प्लस ली है हमने, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस मानी है तो g माइनस हो जाएगा, माइनस g और h, यानी u आ गया अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh ये क्या निकल आया है? u, वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन इन टर्म्स ऑफ हाइट h, ये u निकल गया। अब वो जो दो टाइम है उनका हमको रेशो चाहिए है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एक इक्वेशन बनाते हैं, वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके जो रूट्स होंगे वही रूट्स इन दोनों इंस्टेंट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लगा रहा हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s मतलब h पॉजिटिव या h/3, हमको तो h/3 पर बात करनी है, इंस्टेंट्स h/3 के हैं, तो h/3, h/3 इज इक्वल टू u कितना है? अंडर रूट 2gh, u और t, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, हाफ जी टी स्क्वायर इधर लाते हैं तो g/2t स्क्वायर, और इसको लाते हैं फिर अंडर रूट 2gh इंटू टी प्लस h/3 जो ऑलरेडी यहाँ है, तो ऐसी बन गई है क्वाड्रेटिक। अब इसके रूट्स निकालते हैं, और रूट्स आपको पता है t कितना होगा, वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a। और हमसे टाइम कौन से इंस्टेंट्स की बात हुई है? वाइल गोइंग अप, अप मतलब स्मॉलर, और स्मॉलर अपॉन लार्जर, और स्मॉलर वाले के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ माइनस साइन लेना है, स्मॉलर वाले के लिए माइनस साइन और लार्जर वाले के लिए प्लस साइन, और ये 2a वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। मतलब यदि आप चाहते हैं कि t1 अपॉन t2 निकल आए तो ये लगाना है, इसको छोड़ देना है, और ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा माइनस साइन वाला। अब माइनस साइन तो ध्यान रखें, माइनस ऊपर आएगा, माइनस बी, मतलब ये हुआ b माइनस, अब क्या आता है यहाँ? अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2gh माइनस 4a, a कितना? a है g/2, g/2 c, c मतलब h/3, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये कितना बनेगा? 2/3gh, यानी 2gh माइनस 2/3gh। तो कितना होगा ये सॉल्व होकर? ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4gh अपॉन 3। तो आप चाहें तो इसको हटाकर सब कितना लिख सकते हैं? 4gh अपॉन 3। इसको हटा देता हूं मैं, 4gh अपॉन 3, 4gh अपॉन 3, यहाँ आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस, तो 2gh प्लस दिस मच, 4gh अपॉन 3। अब इसमें से रूट 2gh कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, t1/t2 इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3,
और अब एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस यहाँ क्या आएगा √2 अपॉन √3, और सिमिलरली यहाँ भी आएगा, ये तो बाहर चला गया 1 प्लस √2 अपॉन √3, तो √3 प्लस √2 अपॉन √3, वो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाल फिलहाल आंसर क्या है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अगला सवाल करते हैं। एफ टी इक्वस टू, ये बहुत पॉपुलर बार बार आने वाला सवाल है, नीट में भी जेई में भी 50 बार पूछा जा चुका है। तो टी इज इक्वस टू √x प्लस 4, तो पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। √x इक्वल्स टू हो जाएगा टी माइनस 4, और अब कर देते हैं इसकी स्क्वेयरिंग, तो x इक्वल्स टू हो गया टी माइनस 4 होल स्क्वायर, और इसको ओपन कर देते हैं a माइनस बी के फॉर्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 बराबर x। हमको चाहिए क्या, dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 4। तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी 2t माइनस 8, और इसमें t की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं 4, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो एट 8 माइनस 8 गिव्स 0, यानी इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E, इसका क्या मतलब है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक बॉल को फेंका होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं कि E है, उसका मास यदि m हो तो हाफ m u स्क्वायर, ये होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कितनी बताई हुई है E। आगे क्या बोल रहे हैं, the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight becomes, तो यहाँ पर ये पता करें कि वेलोसिटी हो कितनी गई। तो आपको मालूम होगा कि ये कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos 60, ये अनचेंज रहता है, तो मैक्सिमम हाइट पर भी ये होगी उसकी वेलोसिटी, मतलब u/2, ये होगी उसकी वेलोसिटी, और वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। तो हमको वही बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो यदि वेलोसिटी कितनी हो गई, ये u/2 यानी एनर्जी 1/4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum, मतलब थीटा कितना है 45, थीटा है 45 क्योंकि रेंज बता रहे हैं मैक्सिमम है। Another object is projected in air with horizontal range half of the range of first object, तो पहले ऑब्जेक्ट की रेंज होगी कितनी, तो फॉर्मूला लगा देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, थीटा 45 है, रेंज मैक्सिमम है, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम रेंज पहले केस की, u square upon g. Another object is projected in air with horizontal range half of the range of first object, तो इसकी आधी, इसकी आधी, और क्या बोला है, the initial velocity remains same in both the cases, the value of angle of projection at which the second object is projected will be। तो बस इसको इक्वेट कर दो क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो इसको इक्वेट कर दें इसके साथ, साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी, जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हुआ, साइन 2 थीटा इज हाफ, यानी 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 30, यानी थीटा 2 इज 15 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन।